क्योंकि देखिए वहाँ ये है, एकता कपूर का जो साख बनी हुई है कि और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अपने एक्टर्स को चैनल से अप्रूव कराना पड़ता है, लेकिन एकता कपूर की इतनी साख है कि एकता कपूर खुद जिस एक्टर को अप्रूव करती हैं, चैनल अप्रूव है। एकता कपूर को तीसरा दिन नहीं लगता एक्टर अप्रूव करने में, जबकि एक्टर अप्रूवल चैनल से आने में हफ्तों लग जाते हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने इशकज़ादे की थी उसके पहले मैं 4-5 फिल्में कर चुका था, लेकिन उससे किसी से मुझे पहचान नहीं मिली। जैसे मुझे दूरदर्शन की पहचान मैंने बहुत सारे सीरियल किए हुए उड़ान से मिली, लेकिन उड़ान से मिली। उसी तरीके से जो फिल्मों में मुझे पहचान मिली, बल्कि मैं कहूँगा कि इशकज़ादे ने मेरी बिल्कुल ज़िंदगी बदल दी है। ज़िंदगी यूँ बदल दी कि एक तो मैं सर्विसेज से रिटायर हो चुका था, आई हैड फुल टाइम टू डू। दूसरे, मुझे नहीं, जब मैंने वो रोल किया था मुझे नहीं लगा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा बेहतरीन काम कर दिया है। लेकिन जब मुझे बॉम्बे से कॉल आई, कलर्स चैनल पे एक सीरियल आता था, उसका पार्ट 2 शुरू होने वाला था, तो वो चाहते थे कि मैं उसमें रोल करूं। अब मैं ऑलरेडी 70 का कंप्लीट होने वाला था, मैं लिम्प करने लगा था, मेरे ऑस्टियो आर्थराइटिस थी मेरे पैर में। तो वो लड़की के, साहब आपका ऑडिशन पास हो गया, बताइए कब आ रहे हैं? अरे मैंने कहा कब क्या आ रहा हूँ, तू यहाँ पर आ मुझे शूट करने के लिए। मैं क्यों आऊँ मुंबई? अरे बोले नहीं सर, ये तो डेली सोप है, आपको यहाँ महीने 15 दिन आपको शूट करना पड़ेगा, हम कहाँ के करेंगे, आइए आप बताइए कब आ रहे हैं। Then my family supported me, my son particularly. He said, "पापा लेट्स गो।" और मैं वहाँ गया तो जो लॉन्च हो रहा था पार्ट 2 का, तो आप जानते हैं किसी के जब फिल्म लॉन्च होती है, सीरियल बड़ी ग्रैंड पार्टी होती है, तो उसमें उसको देख करके वो भी थोड़ा उसको अच्छा लगा कि चलो लेट पापा बी देयर, मे बी समटाइम्स ही ऑल्सो बिकम्स अ सेलिब्रिटी। जो कि कभी मतलब शुरुआत ही थी बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अभिनेता से कराएंगे जो लखनऊ की तंग गलियों से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसने एक अभिनेता के रूप में उभर कर नई पहचान बनाई, नए आयाम गढ़े। आज उन्हीं से आपकी मुलाकात कराएंगे जो पहले तो साइंटिस्ट थे लेकिन अब अभिनेता हैं। आइए आपको मिलाते हैं अनिल रस्तोगी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दी हो हल्ला पर। आपको अवार्ड मिलने वाला है, आपको कई अवार्ड मिले हैं लेकिन डीडी का अवार्ड मिलने वाला है, यूपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्या फीलिंग है और अब तक के सफ़र के बारे में कुछ बताइए। जाहिर है, जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो फीलिंग अच्छी होती है, और एक सेटिस्फैक्शन भी होता है कि जो आपने काम किया है उसका आपको रिकॉग्निशन मिला। जहाँ तक दूरदर्शन के ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात है, मैं आपको बताऊँ, दूरदर्शन यहाँ लखनऊ में 1975 में शुरू हुआ था, तभी इसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। और मैं इत्तेफाक से जैसे ही ड्रामा शुरू हुआ था दूरदर्शन में, तभी से मैं इससे जुड़ गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी थिएटर करता था स्टेज के ऊपर, रेडियो पे मैं 1971 से नाटक करता था। तो जब ये दूरदर्शन में पहली बार 1976 में ऑडिशंस हुए, उससे मैंने ऑडिशन दिया, मैं पास हो गया, फिर वो सिलसिला शुरू हो गया। फिर उसके बाद तो चूँकि मैं दूरदर्शन पे कर रहा था, इस वजह से यहाँ पर फिल्म बनी, ये वो मंजिल तो नहीं, सुधीर मिश्रा जी की जिसको नेशनल अवार्ड मिला, उससे मुझे काम करने के लिए बुलाया गया। तो लेकिन मैं ये काम करता रहा, लेकिन जो दूरदर्शन में जो मैंने काम किया है, बहुत काम किया है। बहुत काम मैंने ऐसे किया है कि यहाँ लखनऊ दूरदर्शन के लिए मैंने कई सीरियल्स किए हैं, जिसमें बीवी नातियों वाली था जो बहुत ही मशहूर सीरियल, जबकि जिसको कहना चाहिए कि सीरियल्स की शुरुआत देश में उसी सीरियल ने की। उसके बाद में मुखड़ा क्या देखें दर्पण में, उसके बाद आधा गाँव। दूरदर्शन पर टर्निंग पॉइंट क्या रहा? क्योंकि कई कलाकार हैं जो हर सीरियल में या फिर कई सीरियल्स में काम करते हैं लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिल पाती जी है। जी जी। आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या रहा? टर्निंग पॉइंट जो था मेरा, वो था सीरियल उड़ान, जो मुझे 1989 में कविता चौधरी जी का मैंने सीरियल किया था, जिसमें मैंने सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की भूमिका की थी।
वो मेरा रोल बहुत पॉपुलर हुआ और जाहिर है चूँकि DD1 था उस समय और चैनल्स तो थे नहीं, सब लोग DD1 देखते थे और चूँकि वो एक पुलिस की लाइफ के ऊपर सीरियल था तो ब्यूरोक्रेसी में तो बहुत ही देखा जाता था। मतलब आप ये सोचिए कि उस समय हमारे लखनऊ के जो डीएम थे वो मुझे कप्तान साहब कह करके बुलाते थे और मुझसे बहुत मिलने के बड़े इच्छुक थे। फिर मेरी मुलाकातें बहुत खुश थे मेरे रोल से। उस समय मैं थोड़ा उनके साथ बैठा भी था। रिटायर्ड डीजी फायर सर्विसेज रहे हैं मिस्टर DP सिन्हा, मुझसे कंचन चौधरी जो एक्चुअली कविता चौधरी की बड़ी बहन थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अनिल जी वो SSP इलाहाबाद में है, मैं चाहता हूँ आप थोड़े समय उनके साथ गुजारिए सो विल नो अबाउट द मैनरिज्म हाउ ए पुलिस ऑफिसर बिहेव्स। तो मैं गया भी था इलाहाबाद, DP सिन्हा साहब के साथ बैठा, उन्होंने मुझे बड़ा सहयोग किया और उससे मुझे एक राष्ट्रीय पहचान मिली। राष्ट्रीय पहचान मैं उसको आपसे यूँ कहना चाहूँगा कि मैं चूँकि साइंटिस्ट रहा हूँ तो मैं अपनी साइंस की मीटिंग्स में जाता था, कहीं मुझे लेक्चर देना है कहीं मुझे अपना पेपर प्रेजेंट करना है, कहीं मुझे पोस्टर प्रेजेंट करना है। और वो सीरियल इतना पॉपुलर हुआ था कि अच्छा उसमें मेरा कोई मेकअप तो होता नहीं था, सिर्फ कॉस्ट्यूम में पहनता था ड्रेस। तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि ये उड़ान के बशीर अहमद जो हैं यही यहाँ लेक्चर देने आए या यही यहाँ पर साइंटिफिक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली जो आपने अभी कहा, मेरा ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कैरियर या थिएटर का कैरियर और मेरी साइंस लगभग पैरेलल चली और दोनों में काम कर पाने का जो मुझे सौभाग्य मिला उसकी वजह थी मेरे अपने साथी लोग। क्योंकि देखिए अब मैं दोनों काम बहुत ही डिमांडिंग है, चाहे एक्टिंग का काम हो चाहे रिसर्च का काम हो। रिसर्च में यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, वेरी मच फोकस्ड। तो उससे मैं टाइम निकालता था और वो जो टाइम मैं निकालता था वो मेरे कलीग्स की वजह से, जो मेरे CDRI में मेरे सीनियर साथी थे, मेरे साथ के लोग थे, फिर बाद में जो मेरे स्टूडेंट्स बहुत से हुए, PhD स्टूडेंट्स मेरे कई हुए, तो उन लोगों का जो बड़ा सहयोग था वो बहुत ज़बरदस्त था मेरे साथ। तो रंगमंच का जो आपका सफ़र है वो साइंटिस्ट बनने के बाद शुरू हुआ या पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी? नहीं, लगभग पैरेलल। मैं कहूँगा कि 1961 में मैंने अपने ज़िंदगी का पहला नाटक किया था नूरजहाँ और 1962 में मैंने MSc पास किया और उसी पास करने के 2-3 महीने बाद ही मुझे फेलोशिप मिल गई CDRI में, मैंने CDRI ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये था कि उस समय नाटक छुट-पुट करता था, मैं रेगुलर नहीं करता था। साल में 1-2 नाटक हो गए तो हो गए। लेकिन जब मैंने दर्पण ज्वाइन किया 1972 में, तो ये संस्था बहुत ही मशहूर संस्था थी कानपुर की। वो जब लखनऊ में 1971 में उसकी शुरुआत हुई और 72 में मुझे बुलाया गया उसमें काम करने के लिए, तो वो मेरा बड़ा सौभाग्य था दर्पण ज्वाइन करना। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। हुआ ये कि मैंने 2 नाटक किए दर्पण से, है वदन और एवं इंद्रजीत। तो उसी के बाद मुझे इंडो जर्मन एक स्कॉलरशिप होती थी जर्मनी जाने की, वो मुझे मिल गई, तो मैं 1.5 साल के लिए जर्मनी चला गया। वो ज़रूर मेरा ब्रेक रहा। उसके बाद आकर के फिर मेरा थिएटर ज़ोर शोर से शुरू हो गया और फिर मैं, आप सोचिए कि महीने में 2-2, 3-3, 4-4 परफॉर्मेंसेस, साल में मेरे 30, 35, 40 शोज हो जाया करते थे उस ज़माने में। तो बिल्कुल एक शौक जो था, एक मैं कहूँगा नशा हो गया मेरे लिए थिएटर। और बड़ी सिंसियरली, बड़ी डेडिकेशन से मैंने काम किया उसमें। और इशकज़ादे फ़िल्म आपने करी जिसमें आपका रोल काफ़ी ही अहम रहा जी और जिसके बाद आपको थिएटर में आपकी पहचान थी, नाटकों में भी आपकी पहचान थी, लेकिन वहाँ से भी आपको एक अलग ही पहचान मिली। जी, इसमें कोई शक नहीं कि जब मैंने इशकज़ादे की थी उसके पहले मैं 4-5 फ़िल्में कर चुका था, लेकिन उससे किसी से मुझे पहचान नहीं मिली। जैसे मुझे दूरदर्शन की पहचान मैंने बहुत सारे सीरियल किए हुए थे, उड़ान से मिली। लेकिन उड़ान से मिली। उसी तरीके से जो फ़िल्मों में मुझे पहचान मिली, बल्कि मैं कहूँगा कि इशकज़ादे ने मेरी बिल्कुल ज़िंदगी बदल दी है। ज़िंदगी यूँ बदल दी कि एक तो मैं सर्विसेज़ से रिटायर हो चुका था। आई हैड फुल टाइम टू डू। दूसरे, मुझे नहीं, जब मैंने वो रोल किया था मुझे नहीं लगा था कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा बेहतरीन काम कर दिया है। लेकिन जब मुझे बॉम्बे से कॉल आई, कलर्स चैनल पे एक सीरियल आता था, उसका पार्ट 2 शुरू होने वाला था, तो वो चाहते थे कि मैं उसमें रोल करूं। अब मैं ऑलरेडी 70 का कंप्लीट होने वाला था, मैं लिम्प करने लगा था, मेरे ऑस्टियो आर्थराइटिस थी मेरे पैर में। तो वो लड़की कहे, साहब आपका ऑडिशन पास हो गया, बताइए कब आ रहे हैं।
अरे मैंने कहा कब क्या आ रहा हूँ, तू यहाँ पर आ मुझे शूट करने के लिए, मैं क्यों आऊँ मुंबई। अरे बोले नहीं सर ये तो डेली सोप है, आपको यहाँ महीने 15 दिन आपको शूट करना पड़ेगा, हम कहाँ के करेंगे, आइए आप बताइए कब आ रहे हैं। देन माई फैमिली सपोर्टेड मी, माई सन पर्टिकुलरली, ही सेड पापा लेट्स गो। और मैं वहाँ गया तो जो लॉन्च हो रहा था पार्ट 2 का, तो आप जानते हैं किसी के जब फिल्म लॉन्च होती है, सीरियल बड़ी ग्रैंड पार्टी होती है, तो उसमें उसको देख करके वो भी थोड़ा उसको अच्छा लगा कि चलो लेट पापा बी देयर, मे बी समटाइम्स ही ऑल्सो बिकम्स अ सेलिब्रिटी। जो कि कभी मतलब शुरुआत ही थी बिल्कुल, लेकिन फिर उसने मुझे वहाँ फ्लैट भी खरीद लिया, मुझे फ्लैट खरीद करके दिया, एंड देन आई स्टेड फॉर 5 years। बॉम्बे में जो मुझे पहचान मिली, जो लोगों ने जिस जैसे मुझे हाथों हाथ लिया इशकज़ादे की वजह से, तब मुझे लगा कि वाकई में क्या मैंने कोई अच्छा काम किया है क्या। तो उसकी वजह से मुझे कई सीरियल्स मुझे, आप सोचिए बालाजी का जो सीरियल ये है मोहब्बतें, जो इतना पॉपुलर हुआ 7 साल चला, उसमें दिविता त्रिपाठी जो हीरोइन थी, उसके फादर की फर्स्ट चॉइस मैं था। मेरा ऑडिशन में अप्रूवल हो गया था, मेरा सिर्फ एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था, लेकिन उस समय मैं ऑलरेडी जिस सीरियल के लिए गया था बॉम्बे वो कर रहा था, और दूसरे एक वीकली सीरियल जो शुरू नहीं हुआ था, दरीमा डायरीज। दिव्यंका त्रिपाठी के फादर यानी साउथ इंडियन रोल आपको मिल रहा था। हाँ, लेकिन वो मैंने उनसे पूछा था कास्टिंग डायरेक्टर से, उसने कहा आप हैं साउथ इंडियन बट यू स्पीक हिंदी, योर वाइफ स्पीक साउथ इंडियन। तो मैंने कहा देखिए मेरे लिए साउथ इंडियन बोलना मुश्किल होगा, तो बोले नहीं 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 आप हिंदी, तो आप देखिए जो दिव्यंका त्रिपाठी के फादर हैं वो हिंदी बोलते हैं, वाइफ जो थी वो टिपिकल कुछ साउथ लैंग्वेजेस इंडियन जो हैं वो साउथ इंडियन बोलती थी वो। तो मैं ऑलरेडी 2 कर रहा था, तो मेरे साथियों ने मुझसे कहा अरे एकता कपूर तेरे ऊपर मुकदमा ठोक देगी जब तू नहीं पहुंचेगा तो। मैंने कहा कैसे भाई, बोले पूछो तो कितने दिन का शूट है। तो मैंने फ़ोन किया उस लेडी को जिसने, मैंने कहा बेटा मेरा शूट कितने दिन होगा महीने में, मैं सोचा 5-6 दिन होगा, उसने कहा 26 दिन। मैंने कहा तब मुझे माफ़ करो, मैं, अरे बोले नहीं सर आपके पेपर सब तैयार हो गए और चैनल से आपका अप्रूवल ले लिए। क्योंकि देखिए वहाँ ये है एकता कपूर का जो साख बनी हुई है कि और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको अपने एक्टर्स को चैनल से अप्रूव कराना पड़ता है, लेकिन एकता कपूर की इतनी साख है कि एकता कपूर खुद जिस एक्टर को अप्रूव करती हैं चैनल अप्रूव है। एकता कपूर को तीसरा दिन नहीं लगता एक्टर अप्रूव करने में, जबकि एक्टर अप्रूवल चैनल से आने में हफ्तों लग जाते हैं, या जो उसका जो पायलट एपिसोड जो शूट होता है लोगों को महीनों लग जाते हैं। लेकिन एकता कपूर के साथ ये सब भाई उनका बड़ा काम पहले से चल रहा था, तो इस वजह से फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने और कहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब 5 साल में मुंबई रहा मैंने काफ़ी काम किया, मैंने फिल्में की, मैंने कई सीरियल्स किए, एकता कपूर के साथ भी मैंने काम किया, उनका एक सीरियल कलश आता था मैंने वो किया। मैंने DD1 के लिए कई सीरियल्स किए, राज्यसभा के लिए श्याम बेनेगल जी के साथ मैंने संविधान किया। तो ये सोचो कि तुम अब तक मैं 500 एपिसोड से ज़्यादा अलग अलग सीरियल्स के कर चुका हूँ। OTT का दौर चल रहा है। OTT में अगर बात करें मिर्ज़ापुर हो गई, इन सभी में बहुत लोग उनको पसंद कर रहे हैं। आप आगे किस OTT में आने का सोचा है या फिर यहीं पर विराम है? नहीं, मैं विराम तो अभी है ही नहीं मेरा। अभी अक्सर बुरा मत मानिएगा क्योंकि होता है कि इस एज में लोग, जैसे आपने कहा कि 70 साल के आप हो गए थे लेकिन आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया उस सीरियल के लिए, तो लोग अक्सर सोचते ना कि 60 साल के हो गए, रिटायरमेंट हो गया, अब बस घर में ज़िंदगी जीनी है। मेरी सेकेंड इनिंग तो रिटायरमेंट के बाद ही शुरू हुई है एक्चुअली। और फैक्ट ये है कि शायद उस समय मैं इतना बिजी नहीं रहता था जितना अब मैं रहने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊँ, कल अभी मैं अयोध्या से एक शॉर्ट फिल्म शूट करके आया हूँ, उस बहाने मैंने रामलला के दर्शन भी कर लिए। अभी 25 तारीख को मॉर्निंग में मेरा 10 बजे शूट सुबह बनारस में लगा हुआ है, 1 हफ्ते का शूट है मेरा, वो मुझे करना है। फिर अभी एक लखनऊ में एक शूट शुरू होने जा रहा है दिसंबर में, उससे मेरा 7 दिन का काम है। इस बीच में मुझे बॉम्बे से भी एक वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स की है, उसके लिए कॉल आई है, तो लेकिन उनकी एक आध डेट हमारी क्लैश कर रही है दिसंबर की। तो उन्होंने कहा कि हम देखते हैं अगर हम एडजस्ट कर पाए तो फिर वी वुड लाइक दैट यू कम एंड यू शूट विद अस। तो अभी इसके पहले मैं
एक फिल्म करने में बॉम्बे गया था, उसी का कुछ पोर्शन अभी मैंने बरेली में शूट किया, फिर एक दूसरी वेब सीरीज़ मैंने रामपुर में शूट की। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ, देखिए मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए कोई रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अक्सर छोटे रोल मुझे, अब जैसे कल मैं करने गया हूँ, एक हलवाई का रोल है, मुश्किल से 3-4 मिनट का सीन होगा, लेकिन वो फिल्म ही है 15 मिनट 16 मिनट की। तो मुझे लगता है कि कोई रोल छोटा नहीं होता है। रोल ये होता है कि आपको कुछ इस करने के लिए, इस्टेब्लिश अपने को करने के लिए उसमें कुछ हो। अब जैसे बाटला हाउस में मेरा सिर्फ एक सीन है, जॉन के साथ में है, कि मैं उसको कहता हूँ ये क्या तुमने पकड़ रखा है, ये किया वो किया, बट दैट सीन इस्टेब्लिशेस मी। मैं आपको बताऊँ, थप्पड़ है, थप्पड़ फिल्म जो है अनुभव जी की, उसमें मेरे सिर्फ 2 सीन हैं। उसमें मैं पैरालिटिक भी हूँ और एल्जाइमर का भी पेशेंट हूँ, मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन जो उन्होंने क्लोजअप्स दिखाए हैं मेरे, तो मुझे लगता है कि लोग आपको नोटिस करें कम से कम कि हाँ, इसने ये कैरेक्टर किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए मैं छोटा बड़ा नहीं माइंड करता हूँ, और बड़े रोल मिलते हैं वो भी करता हूँ। जैसे जो 7 दिन मैं कर रहा हूँ, तो जाहिर है बड़ा हो गया। बॉम्बे जो करने के लिए मुझे कॉल आई है, प्रोवाइडेड दे कैन एकोमोडेट मी विद द डेट्स, तो वो भी अच्छा है। तो वेब सीरीज़ का तो बहुत ही अच्छा दौर आया है, क्योंकि वेब सीरीज़ से क्या है रागनी, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो नए नए प्रोड्यूसर्स हैं, जो बहुत पैसा नहीं लगा सकते हैं, और उनके में एक ललक है, एक काम करने का जज्बा है कि वो कुछ करना चाहते हैं, डायरेक्शन की कैपेसिटी है, या प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो वेब सीरीज से ये हो गया है कि कम पैसे में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। प्रोड्यूसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, एक्टर एक्ट्रेसेस, सभी के लिए एक एक्टर अच्छा। एक्टर सबके लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जब मैंने उड़ान किया है, उस समय सिर्फ DD1 था, और उस समय सीरियल्स आते थे, बुनियाद, हम लोग, नुक्कड़, उसी में ये मेरा उड़ान भी आता था, और कितने पॉपुलर हुए थे उस समय। अब उसके बाद से फिर चैनल्स बनना शुरू हो गए। उसी तरीके से अगर आप वेब सीरीज़ की देखिए, शुरुआत हुई नेटफ्लिक्स और प्राइम, स्टार प्राइम वगैरह से, लेकिन आज कम से कम 300 चैनल्स हैं, और सब देखे जाते हैं। और एक्टर्स, आप सोचिए कि मुंबई में मेरा जो गेस है, कम से कम 3-4-5 हज़ार एक्टर्स एवरी डे दे गो टू मुंबई। मैं तो देख के हैरान रहता हूँ, पहले कुछ चेहरे रिपीट हुआ करते थे, अब आज चेहरे रिपीट नहीं होते, एक से एक बेहतरीन नए नए एक्टर्स आ रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ कि ये छोटे शहरों में, अब जैसे हमें लखनऊ में कलाकारों की कमी नहीं, वी हैव वेरी गुड एक्टर्स इन टाउन, लेकिन हमारी तरह सब बम्बई नहीं जा सकते हैं। किसी के साथ कोई फैमिली कंपल्शन है, किसी के साथ कोई फैमिली कंपल्शन है, किसी के साथ और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप हो गया कि लखनऊ में काम हो रहा है, उनको काम मिल रहा है। ऐसे युवाओं को या फिर जो आने वाली पीढ़ी है उसको क्या आप संदेश देंगे? क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से हर किसी को चांस नहीं मिलता, और ऐसे कई केसेस आते हैं कि लोग हताश होके चीज़, या तो बैकअप प्लान नहीं होता उनके पास, तो बैकफुट पर आ जाते हैं, अभिनय छोड़ देते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो छोड़ देते हैं, और वैसा कि आपने कहा कि मुंबई नहीं पहुंच पाते, उनके लिए क्या संदेश? नहीं, मेरा संदेश ये है कि इस समय एक्टिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। जिस ढंग से काम हो रहा है, जिस ढंग से वेब सीरीज़ बन रही हैं, आप ये देखिए कि अब शॉर्ट फिल्में बनने लगी। जैसे मैंने जो मेरे बहुत अच्छे काम हैं, उसमें एक रेणुका शाहने जी का काम है, जो मैंने 10 मिनट की उनकी फ़िल्म की थी डिमेंशिया पेशेंट के ऊपर, या अभी फिल्म में एक 15 मिनट की फ़िल्म करके आया हूँ। वो भी ऐसे ही प्लान कर रहे हैं कि उसको बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भेजेंगे। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं मिलता इनिशियली, तो हताश नहीं होना चाहिए। देखिए मैं भी, बहुत से लोग मेरे काम को नहीं जानते हैं, तो मेरे ऑडिशन लेते हैं। तो अब मेरी पत्नी अक्सर कहती है, इतने तुम ऑडिशन भेजते हो, सिलेक्शन तो होता नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं भेजूंगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, वो अक्सर मुझे बिना ऑडिशन के लिए, तो बहुत सारी फिल्में मैंने की। अब जैसे मैंने जो आश्रम किया वेब सीरीज़, प्रकाश जी ने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया था। या मैंने जो मेरी बहुत मशहूर फिल्म है, जिसको 30 इंटरनेशनल और 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, मुक्ति भवन, उसके लिए उसके जो प्रोड्यूसर हैं संजय भूटियानी जी, और बेटा है सुभाषिष भूटियानी डायरेक्टर, मेरा कोई ऑडिशन नहीं। मैंने कहा, सर ऑडिशन आप नहीं ले रहे हैं? अरे बोले, नहीं नहीं, मैंने आपका काम देखा हुआ है। या मैंने जो कपूर साहब हैं, सुभाष कपूर, जिन्होंने जॉली LB 1, 2 वगैरह बनाई, गुड्डू रंगीला मैंने उनकी फिल्म की, मैं बॉम्बे में था, मैंने साहब ऑडिशन,
अरे नहीं रजत अनिल जी, आपका ऑडिशन नहीं चाहिए मुझे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए, जब आप ऑडिशन देते हैं तो योर सिलेक्शन इज डन amongst thousands of people। अब उनको कैसा चेहरा चाहिए, कैसा एक्सप्रेशन चाहिए, कैसा हाव भाव। कोई ये नहीं कि आप बड़े चिकना चेहरे हैं तो हीरो बन जाएंगे। नो, कभी कभी आज देखिए, आज हीरो के लिए कोई चिकना चेहरा होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स योर टैलेंट विच मैटर्स, यू सी। तो इस तरीके से हताश नहीं होना चाहिए। आज बहुत से तरीक़े आ गए हैं सीखने के। देखिए, एक तो जैसे ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग अब ज़रूरी हो गई है। हमने जब शुरू किया था हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग कैसे हुई? थिएटर करते करते ट्रेनिंग हुई। मैंने लगभग 950-1000 जो शोज़ किए, हर शो में मैं नया कुछ सीखता हूँ। एक सवाल और, थिएटर किया आपने और आज ओटीटी का दौर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मज़ा किस में ज़्यादा आता है? देखो, मज़ा अगर कहो तो मज़ा तो थिएटर करने में आता है। जो एक्टिंग पोटेंशियल आपका जो असली झलकता है, वो एक्टिंग में, वो थिएटर में झलकता है जब आप ऑडियंस के सामने करते हैं और ऑडियंस आपको रिस्पॉन्स देती है। वहाँ पर कोई कट नहीं होता है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो करते हैं, यहाँ एक तो एक क्लोजअप का मीडियम है, तो यहाँ आपकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत मैटर करते हैं, माइन्यूट एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं, जबकि वहाँ पर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस मैटर करता है। तो मज़ा तो मुझे थिएटर करने में आता है, लेकिन जो पहचान आपको मिलती है वो जाहिर है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलती है। आज अगर मुझे 4 शहर के लोग या बाहर के लोग जानते हैं तो इस वजह से जानते हैं कि मैंने उड़ान में रोल किया है, मैंने शहजादे में रोल किया है, मैंने आश्रम में रोल किया है। तो क्योंकि वो एक भाई सब लोग देखते हैं, थिएटर कितने लोग देख पाते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूँगा यही कि सीखने की जो सबसे अच्छी विधा है वो है थिएटर। थिएटर आप अच्छे डायरेक्टर्स के साथ करिए, रिहर्सल्स को बड़ी सिंसियरली करिए, बहुत ही डेडिकेटेडली करिए उनको। जो डायरेक्टर बताए आपको ही नहीं, दूसरे एक्टर्स को भी, उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए। जो रोल दिया जाए, आपसे कुछ कहा जाए, घर पे उसकी प्रैक्टिस करिए। आज तो तमाम साधन मौजूद हो गए। हम लोगों के समय में नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। आज तो आप मोबाइल पे अपना वीडियो बना सकते हैं, आप 4 लोगों को भेज सकते हैं कि भाई ज़रा अपने दोस्तों की मैं भेज रहा हूँ, तो देखो इसमें क्या कमी है, मुझे बताओ। माध्यम बन गया। सी तो बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं। और अभी तो ये OTTs के आगे देखिए क्या आने जाना है, आई डोंट नो, कुछ और नया भी आएगा। क्योंकि एक ज़माने में कभी ऐसा सोचा नहीं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रेडियो, टीवी या फिल्म में जाऊंगा। मुझे याद है वो दिन, मैं उस समय टेलीविज़न नहीं था, सिर्फ रेडियो हुआ करता था। मैं रेडियो नाटक सुनता था, उसमें जयदेव शर्मा कमल नाम आता था। मेरे पिताजी की कपड़े की दुकान थी अमीनाबाद में, तो गर्मी की छुट्टियां होती थी, मैं वहाँ चला जाता था। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे भाई साहब ने कहा, नहीं लाओ तुम्हें कमल जी से मिलाएं। मैंने कहा कौन कमल जी? बोले जयदेव शर्मा कमल। मैंने कहा जयदेव शर्मा कमल, उनसे मैं मिलना, उनको मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगा। इसी ये फैसिनेशन होता था। बस आज यही फैसिनेशन मेरा भी था कि मैं आपसे मिलूंगी। तो वो बेटा, मैंने बताया ना कि वो, ये चूंकि मीडिया ग्लैमर का मीडिया है, लेकिन काम करने की गुंजाइश आज बहुत। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रतीक गांधी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, भवई। उस समय प्रतीक को कोई नहीं जानता था, नई नई फिल्म थी, और उन्होंने वो स्कैम कर लिया, ओवरनाइट ही बिकेम पॉपुलर। या ऐसे ही मैं आपको इस पंकज का बताऊं, पंकज मेरे साथ सीरियल कर रहा था, एक सीरियल मेरा बेटा बना था। हाँ, तो एक्टर बहुत अच्छा है, शुरू से बहुत अच्छा है वो, लेकिन इतना लोग नहीं जानते थे। उसने ये मिर्ज़ापुर की, ओवरनाइट स्टार बन गया। तो मतलब मुझे भी अगर पहचान मिली, तो सबसे पहले मुझे पहचान मिली उड़ान से। अब आप सोचिए, उड़ान 1989 में मैंने किया था, और थिएटर में कर रहा था 1961 से। 28 साल मुझे हो गए थे करते हुए। और 86 में मैंने ये भी फिल्म की थी, सुधीर मिश्रा की, वो मंजिल तो नहीं जिसे नेशनल अवार्ड, लेकिन उससे मुझे कोई पहचान नहीं मिली थी। पहचान मुझे मिली उड़ान सीरियल से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आता था और टेलीविज़न पे आता था, तो सब घर बैठ करके लोग देखते भी थे। तो गरज कहना ही चाहता हूँ कि थिएटर में जमिए, थिएटर को अपना एक आदर्श बनाइए कि हमें थिएटर में अच्छा काम करना है, और फिर धीरे से जब आपके यहाँ शूटिंग्स वगैरह हों उसमें आप जाइए। एंड आई एम श्योर कि देखिए, टैलेंट तो होना ज़रूरी है। मैं एक फार्मूला लोगों को बताता हूँ, HW हार्ड वर्क प्लस P माने परसिवरेंस
प्लस टैलेंट T मल्टीप्लाइड बाई L लक। लक का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लक जो है वो भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जिनमें टैलेंट होती है। अब अगर आप में टैलेंट नहीं तो लक क्या कर लेगी आपका, बताइए आप। तो परसीवरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप लगे रहिए। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं मनोज बाजपेयी के बारे में कहीं पढ़ रहा था। मनोज बाजपेयी जी डिसहार्टेंड होकर के लौटने वाले थे बिहार, इत्तेफाक से उनको कोई ब्रेक मिल गया। बहुत दिन वहाँ उन्होंने स्ट्रगल की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभी मैंने उनके साथ एक फिल्म की बहुत पॉपुलर हो रही है, राउतू का राज, वो धनोल्टी में शूट हुई थी, उसे मैंने होम मिनिस्टर का रोल किया है। अब देखिए शुरू में भाई कोई उनका चिकना चेहरा तो नहीं है, लेकिन आज अगर नवाजुद्दीन इस्टेब्लिश हैं तो अपने काम की वजह से इस्टेब्लिश हैं, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, यहाँ राग दरबारी शूट करने के लिए वो आए थे, अरे मैं नाम भूलने लगा, ओमपुरी जी। अब ओमपुरी जी के चेहरे से कौन कहेगा ये हीरो बन सकते हैं, लेकिन टैलेंट आप देखिए, NSD के पास आउट है, टैलेंट के धनी थे। यहाँ जब वो एक किस्सा बता रहे थे, कहले अनिल जी एक बार मुझे बम्बई वहाँ पंजाब बुलाया गया शूटिंग के लिए, मैं चला गया, उसमें मोबाइल तो थे नहीं। बोले हमने तो आपके यहाँ लैंडलाइन पे मुझसे दिलवा दिया था कि शूटिंग पोस्टपोन हो गई। बोले मेरे पास पैसे ही नहीं थे कि मैं वापस लौटूँ, टिकट के पैसे नहीं थे। तो देखिए इन लोगों ने स्ट्रगल किया है, लेकिन स्ट्रगल करके वो है नहीं कि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। ऐसे जब आप रगड़ेंगे, जब आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इतनी अच्छी बातें करने के लिए। तो देखा आपने, हमारे साथ थे अनिल रस्तोगी जी, जिन्होंने बताया कि अभिनेता बनने के लिए चिकना चेहरा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन अभिनय आना ज़रूरी है। आजकल के युवा जो हताश हो रहे हैं, उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फिलहाल मुझे यानी रागिनी को दीजिए इजाज़त, और वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।